हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज अपनी दूसरी सीरीज़ के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह सीरीज़ जून माह में प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल पर चलती रहेगी तथा यदि आपकी सक्रियता ऐसे ही बनी रही तो यह आगे भी चलती रहेगी। हमें हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है, पर मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट करना है। आंसर बताने के बाद कमेंट नहीं करना है, जिससे कि हमारे कॉन्फिडेंस का भी पता चले और हम कितने सक्रिय हैं, कितने पॉजिटिव हैं, इसका भी ज्ञान हमें होता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। भावी हानियों के लिए प्रावधान हो, किंतु भावी लाभों के लिए प्रावधान न किया जाए। यह नीति किस परंपरा के अनुसार है? रूढ़िवादिता, पारदर्शिता, सारता, इनमें से कोई नहीं। फ्यूचर प्लानिंग जो की जाए वो लॉस के लिए की जाए, प्रॉफिट के लिए फ्यूचर प्लानिंग ना की जाए। यह पॉलिसी किस पर आधारित है? रूढ़िवादिता पर, पारदर्शिता पर, सारता पर, इनमें से कोई नहीं। सभी को सही आंसर चूज़ करना है और मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता एक प्राचीन परंपरा है, पुरानी विचारधाराएं हैं जिनके अनुसार यह बताया गया कि हम केवल हानियों के लिए प्रावधान करें, लाभ के लिए प्रावधान ना किया जाए। कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाना चाहिए लाभ के लिए, हमें हानि के लिए प्रोविज़न बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। अवधारणाएं, प्रथाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पर्सनल डिसीजन इफेक्टेड करते हैं किसको? अवधारणाओं को, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी प्रथाओं को, जो हमारे रीति रिवाज हैं। ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर को चूज़ करेंगे और कमेंट में देंगे। सभी को कमेंट करना है। कल की वीडियो में कमेंट नहीं थे और जो थे वो आंसर बताने के बाद दिखाई दिए, तो हमें एक्टिव रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथाएं। जो रीति रिवाज हमारे हैं वो पर्सनल डिसीजन से इफेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखांकन की मान्यताएं हैं। विनिमय, अवधि, माप की इकाई, उपरोक्त सभी। लेखांकन, अकाउंटिंग की पॉलिसी जो हैं वो एक्सचेंज हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विनिमय की जो एक्सचेंज पॉलिसी है, टाइम पॉलिसी है, क्वांटिटी पॉलिसी है, तीनों से ही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी इफ़ेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डेबिट शब्द कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? जब हम अपनी जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एंट्री को डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेबिट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, फ्रेंच से, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन ए लैटिन भाषा से। सभी को अपने आंसर को कमेंट में डालना है, सही ऑप्शन चूज़ करना है और आंसर बताने से पहले ही आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रधान पुस्तक किसे कहते हैं? विच इज़ द मेन बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? रोजनामचा, जर्नल, स्मरण बही, रफ रजिस्टर, क्रय बही, परचेज बुक, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर चूज करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जर्नल, रोजनामचा। रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की डबल एंट्री सिस्टम की मेन बुक कही जाती है, जिसमें हम प्रारंभिक लेन देनों का लेखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की प्रारंभिक बही है? जर्नल, रोजनामचा, रफ रजिस्टर, स्मरण बही, परचेज बुक, क्रय बही, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बदला है, ऑप्शन मोस्टली सेम है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होना है और हमें उसी कन्फ्यूजन को दूर करना है। सही आंसर चूज करके कमेंट करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रफ रजिस्टर, स्मरण बही, ऑप्शन बी। क्योंकि हम प्रारंभिक लेन देनों का लेखा करने से पहले हम स्मरण पुस्तिका या स्मरण बही में हम उसका लेखा कर लेते हैं, उसे लिख कर रख लेते हैं और बाद में उसे जर्नल में पोस्ट कर दिया जाता है। तो किसी भी लेन देन को करते समय उसे रफ रजिस्टर में लिखा जाता है, जिसे हम स्मरण बही कहते हैं, और लेन देनों का लेखा करने के लिए इसके बाद रोजनामचे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल शब्द की उत्पत्ति ज्योर शब्द से हुई है, जो कि एक शब्द है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति ज्योर शब्द से हुई है, जो एक शब्द है लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या जापानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजी खाते की प्रकृति है। पूंजी खाता किस प्रकृति का खाता है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता, नन ऑफ दीज। सही आंसर को चूज करना है और कमेंट करना है, और कमेंट आंसर आने से पहले ही करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट। क्योंकि हम जानते हैं कि पूंजी किसी व्यापारिक संस्था द्वारा लगाई गई पूंजी या फिर किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी होती है, जिसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है, किसी संस्था विशेष से होता है, इसलिए उसे व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में रखा जाता है। पर्सनल अकाउंट उसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक खाते की प्रकृति है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नन ऑफ दीज। अवास्तविक, व्यक्तिगत, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। सभी को अपना स्कोर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना था, जिसे हम कल वीडियो के पढ़ने के बाद हमसे सेंड नहीं कर पाए हैं।
तो सभी नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने स्कोर को सेंड करेंगे कि हमने कितने नंबर गेन किए हैं और टाइम टेकन, कितना टाइम हमने टेक भी किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक खाता किसी भी बैंक विशेष में, किसी भी व्यापारिक संस्था में खोले जाने वाला खाता है जिसका संबंध ग्राहक के नाम से होता है, इसलिए इसे भी व्यक्तिगत खाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रोकड़ खाता किस प्रकृति का खाता है? वास्तविक, रियल, व्यक्तिगत, पर्सनल, अवास्तविक, नॉमिनल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज करके कमेंट करना है आंसर बताने से पहले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है इन नेचर में, क्योंकि इसका संबंध संपत्ति से होता है। इसका लेखा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाता है और यह हमारी संपत्ति है, इसलिए इसे रियल अकाउंट की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, परचेज अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? क्रय खाता किस प्रकृति का खाता है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यह एक व्यापारिक लेन देन है जो पूरे वर्ष में चलता रहता है और इसका संबंध आय तथा व्यय से होता है, इसलिए इसे नाम मात्र खाते की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा खाता नाम मात्र प्रकृति का है? कौन सा नॉमिनल अकाउंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। डेटर्स अकाउंट, देनदार, रोकड़, कैश, लोन, ऋण, वेतन, मजदूरी। कौन सा ऑप्शन सही है चूज करके हमें कमेंट करना है। कौन सा नॉमिनल अकाउंट है वो हमें फाइंड आउट करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वेजेज अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं कि डेटर्स अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है जिसको हमने उधार माल बेचा है। कैश अकाउंट हमारी संपत्ति है जो रियल अकाउंट है। लोन किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए मजदूरी जो हमारे व्यय से संबंधित है नॉमिनल अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राकेश से 2000 रुपये प्राप्त हुए। लेन देन में ऋणी किया जाएगा किसे? अमाउंट रिसीव फ्रॉम राकेश इन दिस ट्रांजैक्शन विच अकाउंट इज डेबिट? कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, राम अकाउंट, राम का खाता, पेमेंट अकाउंट, भुगतान प्राप्त खाता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को चूज करना है और कमेंट करना है। अमाउंट रिसीव होने पर हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? क्या पर्सनल अकाउंट डेबिट करेंगे,
कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, पेमेंट रिसीव डेबिट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैश अकाउंट, क्योंकि अमाउंट रिसीव होने पर हमारे यहाँ एक एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? कैश अकाउंट। तो रोकड़ खाते को हम डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, माल का ऑर्डर प्राप्त होने पर धनी किया जाएगा। जब हमें किसी माल का ऑर्डर प्राप्त होता है तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? माल खाता गुड्स अकाउंट, विक्रय खाता सेल्स अकाउंट, माल का ऑर्डर खाता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई लेखा नहीं होगा। माल का ऑर्डर प्राप्त होने पर कोई लेखा नहीं होता, क्योंकि यह लेन देन का प्रारंभ होता है। इसमें लेन देन कंप्लीट नहीं होता है। हम जनरल एंट्री जो पास करते हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद करते हैं। केवल ऑर्डर का मिलना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ऑर्डर मिलने पर हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी, 5,000 रुपये किराए के संबंध में खर्च हुए, मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। मशीन परचेज 5 लाख, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 5,000, विच अमाउंट इज डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन अकाउंट? 5 लाख, 5,05,000, 5,50,000, 4,95,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5,05,000, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीन की कीमत 5 लाख रुपए, मशीन की कीमत 5 लाख रुपए तथा उसके संबंध में होने वाला खर्च 5,000 रुपये। जब हमें मशीन खाते को डेबिट करना है तब हम ऐसी कंडीशन में दोनों अमाउंटों को प्लस करते हैं। 5 लाख प्लस 5,000, 5,50,000, 5,05,000 रुपये हमारा ऑप्शन होता है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमारी होती है उसमें हम दोनों वैल्यूओं को जोड़ते हैं। जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो वैल्यू भी जुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी का जीवन बीमा कराने पर व्यापार द्वारा ऋणी किया जाएगा। यदि कोई बिजनेसमैन अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तब हम अपने उसका लेखा करते हैं किस नाम से? ऋण खाता लोन अकाउंट के नाम से, बीमा खाता इंश्योरेंस अकाउंट के नाम से, आहरण ड्राइंग्स के नाम से, रोकड़ खाता कैश अकाउंट के नाम से। किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब बिजनेसमैन अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है? आंसर को चूज़ करना है और कमेंट करना है आंसर बताने से पहले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेसमैन से रिलेटेड है, बिजनेस से नहीं है। कल हमने एक सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा था कि व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी यदि हम व्यापार का बीमा कराते हैं तब हम बीमे खाते को डेबिट कर लिए होते। अब हमने जीवन बीमा पॉलिसी ली है, वो भी व्यापारी की ली है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसे
ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट आहरण खाता डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त मिश्रित लेखे संभव हैं। जो जॉइंट एंट्री हमारी बनती हैं, एक जैसे लेन देनों को हम एक साथ लिखते हैं, वो कब पॉसिबल है? वो कंडीशन हमें नीचे दी गई हैं। जब एक खाता ऋणी तथा अनेक खाते डेबिट धनी हों। जब एक खाता धनी और अनेक खाते ऋणी हों। जब अनेक खाते ऋणी तथा अनेक खाते धनी हों। उपरोक्त सभी। कंबाइंड एंट्री जो हमारी बनती हैं वो एक जैसे अनेक लेन देनों को मिलाकर बनती हैं। तो कौन से ऑप्शन को हम सही माने, हमें कमेंट करना है कि क्या एक ही अकाउंट को डेबिट किया जाए, बाकी सबको क्रेडिट कर दें। ऐसी कंडीशन में एक से ज़्यादा अकाउंटों को हम डेबिट करें, एक को क्रेडिट करें, एक से ज़्यादा अकाउंटों को हम क्रेडिट करें और एक ही अकाउंट हमारा डेबिट हो। कौन सी कंडीशन में हम कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कंडीशनों में हम जॉइंट एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कंबाइंड एंट्री एक से ज़्यादा लेन देन एक ही तिथि पर एक जैसे, यदि एक ही नेचर के हैं, एक ही तिथि पर हैं, तो उन्हें अलग अलग ना लिखकर हम उन्हें एक ही जगह पोस्ट करते हैं, जो हमारी कंबाइंड एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पूंजी की राशि है। यदि हमें कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट करनी हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? 4 फॉर्मूले हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, आय माइनस व्यय, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, संपत्ति माइनस दायित्व, लायबिलिटीज़ माइनस एसेट्स, दायित्व माइनस संपत्ति, नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, शुद्ध लाभ माइनस व्यय। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करें? यदि कल की सीरीज़ हमने ध्यान से पढ़ी है तो शायद हम इसका आंसर जानते हैं और उनके कमेंट भी आ गए होंगे जिन्होंने इसको सही चूज़ कर लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। क्योंकि हमने कल पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। उसी फॉर्मूले के थ्रू हमें निकालना है कैपिटल, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, संपत्ति माइनस दायित्व घटाने के बाद शेष राशि हमारी पूंजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, उपार्जित आय का लेखा किया जाता है। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का हम ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। एक्रूड इनकम का लेखा होता है P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। एक्रूड इनकम एक एडजस्टमेंट है और हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट का लेखा 2 जगह पर किया जाता है, लाभ हानि खाते में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। लाभ हानि खाते में हम रिलेटेड इनकम में इसे प्लस करके दिखाते हैं और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे लिख कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है।
डिवाइडेशन एंड कलेक्शन किया जाता है बैलेंस शीट में, चिट्ठे में, खाता बही पोस्टिंग में, रोकड़ बही कैश बुक में, जर्नल में। सभी को सही आंसर चूज़ करना है और अपने ऑप्शन को कमेंट करना है। और कितना स्कोर हुआ, कितना टाइम टेकन हुआ, वो सब मेरे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है अपने नाम के साथ, जिससे कि आपकी एक्टिविटी का पता चले कि हमने कितने टाइम को टेकन किया है, कितने हमने नंबर गेन किए हैं। क्योंकि यह पॉलिसी रेगुलर चलनी है तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे पास कंपैरिजन रहेगा कि पहली सीरीज़ में हमारे 17 से ही हुए तो शायद अगली सीरीज़ में हमारे 18 से ही हुए या फिर 16 से ही हुए। तो हम कितने एक्टिव रहे, कितने अनएक्टिव रहे, वो हम पर डे अपने आप को कैलकुलेट करेंगे और उसका इन्फॉर्म मुझे भी करेंगे नाम और स्कोर के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्टिंग। खाता बही में, खाता बही में हम जर्नल एंट्री करने के बाद उन्हें पोस्ट करते हैं और उसके बाद फिर तलपट और चिट्ठे का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।